तो मैं फिर से आ गया हूँ दुनिया भर के स्पेस और एस्ट्रोनॉमी न्यूज को लेकर। अगर तुम्हें भी जानना है कि स्पेस की फील्ड में क्या क्या हो रहा है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। Mission and liftoff. Touchdown confirmed. Hello, United States. To explore every phase of cosmic history. जैसा कि नासा हमेशा हमें एस्ट्रॉयड का अपडेट देता रहता है, कब और कौन सा एस्ट्रॉयड हमारी धरती के करीब से गुजरने वाला है। इस बार फिर 220 मीटर चौड़ा एस्ट्रॉयड 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है और ये 25 जुलाई को हमारी धरती के अपोलो नाम के ऑर्बिट से होकर गुजर जाएगा। इस एस्ट्रॉयड का नाम 2008 G020 रखा गया है। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकरा जाएगा। जब आएगा तो मैं आपको इसी चैनल पे बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एस्ट्रॉयड के बारे में जानने के लिए। हो सकता है कि तुम्हें सब्सक्राइब करने का मन नहीं हो, पर एक लाइक तो कर ही सकते हो ना, कर दो। दोस्तों, नासा का हबल टेलीस्कोप बीते 13 जून से ही बंद पड़ा है और अब कहीं जाकर नासा को उस कंप्यूटर खराबी का पता चल पाया जिसकी वजह से ये बंद पड़ा था। दरअसल टेलीस्कोप और उसके दूसरे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से सेफ है, यहाँ तक कि उसके कॉन्फ़िगरेशन में भी किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आखिर किस वजह से ये बंद पड़ गया था? ये गड़बड़ी इसके पेलोड कंप्यूटर में आया था जो हबल के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। और जैसे ही इसका पेलोड कंप्यूटर काम करना बंद कर दिया, तुरंत हबल के बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट खुद ही सेफ मोड में चला गया। नासा की कई कोशिशों के बाद 17 जुलाई को हबल फिर से एक बार अपने ऑपरेशनल स्टेटस में आ गया और इससे डाटा का कलेक्शन फिर से शुरू हो गया। कई लोगों को तो लगा था कि ये अब चालू नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पिछले 31 सालों से स्पेस को एक्सप्लोर कर रहा है और अगले कई और सालों तक ये जेम्स वेब के साथ मिलकर स्पेस को एक्सप्लोर करने का काम करेगा। दोस्तों, इसरो ने 14 जुलाई को अपने गगनयान प्रोग्राम के लिए विकास इंजन के तीसरे हॉट टेस्टिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसके बाद स्पेस एक्स कंपनी के मालिक इलॉन मस्क ने ट्विटर पर भारतीय तिरंगे के साथ इसरो को बधाई दी है। दरअसल ये जो गगनयान मिशन है ना, वो अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला भारत का पहला मानवयुक्त मिशन होगा, जिसका मकसद किसी भी इंडियन लॉन्च व्हीकल में बिठाकर इंडियन एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें वापस सुरक्षित धरती पर लैंड करवाना है। आपको क्या लगता है कि हमारे द मिल्की वे गैलेक्सी में कितने सारे ब्लैक होल होंगे? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। ये हजारों में भी हो सकते हैं, लाखों में भी, और या फिर करोड़ों में। लेकिन अब तक दुनिया भर के साइंटिस्टों ने 100 ब्लैक होल का पता लगाया है जो हमसे 80,000 लाइट ईयर दूर पैलोमर 5 नाम के स्टार क्लस्टर में मौजूद हैं। नासा इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जो कि मंगल ग्रह के 2 मून्स में से एक फोबोस का तस्वीर था, जिसे मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर के हाईराइज कैमरे से कैप्चर किया गया था। वैसे फोबोस अगले 5 करोड़ साल में मंगल ग्रह से टकरा जाएगा और तब मंगल ग्रह के पास हमारी धरती की ही तरह एक ही चांद बचेगा और वो होगा डीमोस। मंगल ग्रह के इन दोनों मून्स का डिस्कवरी 1877 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर ऑसफ हॉल ने किया था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि स्पेस में रहकर कई सारे सैटेलाइट नए नए प्लैनेट्स और कई विचित्र चीजों की खोज में लगे रहते हैं। इन्हीं में से एक है नासा का ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी TESS। इसके कई सारी डिस्कवरी को मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर ही चुका हूं और आज भी इसके 2 डिस्कवरी के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें से पहली डिस्कवरी है स्टार के एक ऐसे बाइनरी सिस्टम को लेकर जो बाद में एक सुपरनोवा का रूप ले लेगा, और दूसरी है कुल 6 एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी। ये दोनों डिस्कवरी क्यों इतना खास है ये आपको आगे पता चल ही जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले आते हैं एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी पर। दरअसल नासा के साइंटिस्टों ने एक बार फिर TESS की मदद से 20 करोड़ साल पुराना T012076 और T011807 नाम के 2 जुड़वा सितारे को खोज निकाला है, जो हमसे करीब 130 लाइट ईयर दूर ही मौजूद हैं।
वैज्ञानिकों की टीम ने T012076 के आसपास 3 नेपच्यून जैसे ग्रहों को देखा है, जिसमें से एक धरती से 3 गुना बड़ा और बाकी 2 ग्रह 4 गुना बड़ा है। वहीं T011807 का चक्कर जो ग्रह लगा रहा है वो धरती से 2 गुना बड़ा है। अभी वैज्ञानिक इन एक्सोप्लैनेट की और जानकारियां जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं और बाद में हबल या जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से इसके एटमॉस्फेयर का भी पता लगाया जाएगा। ये ग्रह अभी अपने जीवन के शुरुआती काल में हैं, जिसके कारण इन ग्रहों का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलेगी कि आखिर अलग अलग ग्रहों का विकास किस प्रकार होता है। और अब आते हैं स्टार के उन बाइनरी सिस्टम पर जो बाद में एक सुपरनोवा का रूप ले लेगा। इस बार फिर नासा के वैज्ञानिकों ने उसी TESS सैटेलाइट की मदद से 2 तारों के एक ऐसे बाइनरी सिस्टम को खोज निकाला है जो अगले 7 करोड़ सालों में एक सुपरनोवा में बदल जाएगा। इस बाइनरी सिस्टम में एक गर्म उपबौना तारा यानी सब ड्वार्फ स्टार और दूसरा व्हाइट ड्वार्फ स्टार है। ये दोनों स्टार एक दूसरे से 1500 लाइट ईयर दूर रहकर भी एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। ये हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि ये उन चुनिंदा बाइनरी सिस्टम में एक है जो अगले कुछ सालों में एक सुपरनोवा का रूप ले लेगा। इसके अलावा इसकी स्टडी से हमें सुपरनोवा की समझ को बढ़ाने और ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में भी समझने में मदद मिल सकती है। एस्ट्रोनॉमर पैली सोली का कहना है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब दोनों तारे एक दूसरे के आसपास आएंगे तब व्हाइट ड्वार्फ स्टार गर्म सब ड्वार्फ स्टार से भारी मात्रा में मैटर को खींच लेगा, जिसे सब ड्वार्फ स्टार यानी गर्म उपबौने तारे से चीजें टूटकर व्हाइट ड्वार्फ स्टार में गिरने लगेंगी और इस प्रोसेस के बाद ये दोनों ड्वार्फ स्टार मिलकर एक सुपरनोवा का रूप ले लेगा। अभी इस डिस्कवरी को लेकर मेरे पास इतना ही अपडेट है। जैसे ही कोई और नया अपडेट निकल कर आता है मैं एक वीडियो बनाकर पब्लिश कर दूंगा और आपको पता चल ही जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होगे तो। इसलिए मेक श्योर कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।